हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवी स्टडीशिप। और आज हम पढ़ने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के एमसीक्यूज़। और यहाँ हम कवर कर रहे हैं घटना चक्र की मेडिवल इंडियन हिस्ट्री को। इससे पहले जो एशियन इंडियन हिस्ट्री है उसको मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। उसके सारे एमसीक्यूज़ हैं, वो सारी उनकी अलग अलग जो टॉपिक थे उनकी सेपरेट वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, आप चाहे तो उनको देख सकते हैं। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है मेडिवल हिस्ट्री, और इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो है मुस्लिम इन्वेजन ऑन इंडिया, कि किस तरह से जो मुस्लिम है अब वो भारत में आएंगे, उस पर आक्रमण करेंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, यहाँ खासकर हम जो मुस्लिम्स की बात कर रहे हैं, कि वो सिर्फ खाली प्लंडर करने के लिए आए थे, लूटपाट करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे आएंगे कि यहाँ पर ही वो बस गए। तो अब हम दोनों को पढ़ेंगे यहाँ पर। तो आज हमारा नया टॉपिक है, यहाँ से हमारी जो मेडिवल हिस्ट्री है वो शुरू हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो मुस्लिम इन्वेजन के बारे में जो बताया गया है, यहाँ पर ये पूरा उसका थ्योरी वाला पार्ट है, जिसमें बताया गया है किस तरह से जो सऊदी अरेबिया है, मतलब जो मक्का है वो सऊदी अरेबिया में है, कैसे जो इस्लाम है उसकी शुरुआत होती है, जो हज़रत मोहम्मद है उनका जन्म कहाँ पर होता है। तो ये यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और इसी से रिलेटेड नीचे आपको एमसीक्यूज़ मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो एशियन इंडियन हिस्ट्री की जो बुक है आर एस शर्मा, जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, वो ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। आप चाहे तो मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, और वहाँ पर वो आपको पूरी उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये जितने भी वीडियोज़ के लिंक है बिल्कुल टाइम पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहाँ हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट जो एमसीक्यूज़ के साथ, ठीक है। तो फर्स्ट एमसीक्यू यहाँ पर हमारा है, हज़रत मोहम्मद द प्रॉफिट वॉज बॉर्न इन द ईयर। तो जो हज़रत मोहम्मद है, जिन्हें खलीफा मतलब जिन्हें प्रॉफिट माना जाता है इस्लाम का, क्योंकि शुरुआत इन्होंने ही करी है इस्लाम रिलीजन की। तो यहाँ उनका पूछा गया है कि उनका जो बॉर्न है वो कहाँ पर हुआ था, मतलब कौन से ईयर में हुआ था। तो वो हुआ था 570 AD। कब हुआ था? 570 AD में हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। हज़रत मोहम्मद वॉज बॉर्न अप्रॉक्सीमेटली इन 570 AD, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली इसमें 570 AD के आसपास का टाइम था जब इनका जन्म हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? एक अरेबियन सिटी है मक्का, वहाँ पर हुआ था। एंड ही इज़ नोन एज द होली प्रॉफिट टू मुस्लिम। और जो उनकी डेथ है वो कब हुई थी? तो 632 AD में हुई थी। सेकेंड है, वेयर इज़ मक्का। तो मक्का कहाँ है? मक्का है आपका सऊदी अरेबिया। कहाँ पर है? सऊदी अरेबिया में है मक्का। जो मक्का और मदीना जो बहुत ही पिलग्रिमेज साइट्स हैं इस्लाम के लिए, वो दोनों ही सऊदी अरेबिया में हैं। थर्ड में चलता है, द वर्ड हिंदू एज अ रेफरेंस टू द पीपल ऑफ हिंद इंडिया वॉज फर्स्ट यूज बाय। तो जो वर्ड है हिंदू, जो यहाँ पर रहने वाले, हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के लिए यूज़ किया जाता था हिंदू, तो पूछा गया कि पहली बार ये किसने यूज़ किया था? हिंदू वर्ड है जो ये है अरब्स, ठीक है ना, द अरब्स, इन्होंने पहली बार जो हिंदू वर्ड है उसका यूज़ किया था। कुछ स्कॉलर्स ऐसा मानते हैं द नेम हिंदू वॉज प्रोपाउंडेड बाय इन्वेडर्स हु कुड नॉट प्रोनाउंस द नेम इंडस रिवर। जो इंडस रिवर नहीं बोल पाते थे, ऐसे इन्वेडर्स ने इंडस को क्या बोल दिया? हिंदू बोल दिया, ठीक है। जो हिंदू नहीं बोल पाते थे उन्होंने हिंदू बोल दिया। एज मेंशन इन ऋग्वेद, भारत इज डिफाइंड एज अ सब सिंधु एंड ईरानियन टर्म दिस कंट्री एज अ हिंदुस्तान। ईरानियन ने क्या कहा? हिंदुस्तान कहा। और वही जो ग्रीक्स हैं उन्होंने इंडिया कहा। अबाउट द इंडियन पीपल द वर्ड हिंदू वॉज फर्स्ट यूज बाय द अरेबियंस। तो अगर पूछा जाता है कि जो हिंदू वर्ड है वो पहली बार किसने यूज किया, तो वो किया अरब्स ने। अकॉर्डिंग टू चचनामा, what was the capital of the Indus country in the 6th and the 7th century? तो इंडस कंट्री पूछा गया है कि यहाँ पर चचनामा के अकॉर्डिंग यहाँ क्या मतलब कैपिटल क्या थी इंडस कंट्री की, तो वो थी अरोद। क्या थी? अरोद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चचनामा किसकी स्टोरी है? स्टोरी ऑफ चच इज वन ऑफ द मेन हिस्टोरिकल सोर्स फॉर द हिस्ट्री ऑफ सिंध। अगर आप सिंध की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं ना, सिंध अभी आपका फिलहाल कहाँ है? वो पाकिस्तान में है। अगर आप उसकी हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो चचनामा से अच्छा दूसरा कोई सोर्स आपको नहीं मिल सकता। ये बताता है हमें सिंध के 7th और 8th सेंचुरी के बीच का जो टाइम है, और ये लिखा गया है पर्शियन में। इट टेक्स इट नेम फ्रॉम द राजा चच ऑफ सिंध हुज सन दाहिर स्टूड अगेंस्ट मोहम्मद बिन कासिम। और ये चच का ही बेटा था दाहिर, जो किसके खिलाफ खड़ा हुआ था? मोहम्मद बिन कासी के इन्वेजन के खिलाफ खड़ा हुआ था सिंध में 7th सेंचुरी AD में। टेक्स दैट अरोड सर्व्ड एज अ कैपिटल ऑफ द इंडस कंट्री इन द 6th एंड द 7th सेंचुरी। तो इसलिए आपका बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। फर्स्ट मुस्लिम अटैक ऑन इंडिया अकर्ड इन द ईयर। तो जो फर्स्ट मुस्लिम अटैक हुआ था भारत के अंदर वो कौन से ईयर में हुआ था? तो वो हुआ था, इसमें से नन ऑफ दीज है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो राइट जो मतलब जो बिल्कुल सही जो ईयर है वो आपका वो है 1712 AD। किंग दाहिर ऑफ सिंध फॉट द बैटल विद द मोहम्मद बिन कासिम एंड द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर हु डिफीटेड दाहिर इन दिस बैटल। तो जो ये किंग दाहिर है, इसने जो अपनी बैटल लड़ी थी वो किसके खिलाफ लड़ी थी? वो लड़ी थी मोहम्मद बिन कासिम। और ये फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर था, ठीक है, जिसने दाहिर को हरा दिया था बैटल में। ही अराइव्ड एट द कोस्ट ऑफ सिंध इन 1712। तो इसलिए यहाँ 1712 कोई भी नहीं है, इसलिए हमने इसमें से किसी भी ऑप्शन को चूज नहीं किया, क्योंकि वो सिंध में कब आया था? 1712 में आया था, जो फिलहाल आपके अभी पाकिस्तान में है। और यहाँ पर उसने जो दाहिर है उसको यहाँ पर हरा दिया था, फिर बाद में उसको मार भी दिया था। ओके,
व्हेन मोहम्मद बिन कासिम कॉन्क्वायर्ड सिंध, अभी पढ़कर आए हैं 1712, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन दिया हुआ, दूसरा उसका रीजन दिया हुआ है। तो पहला है यहाँ पर जो असर्शन है वो है तुर्किश इन्वेजन ऑन इंडिया वर सक्सेसफुल, जो तुर्किश के जो इन्वेजन थे वो भारत पर सक्सेसफुल रहे। देयर वॉज नो पॉलिटिकल यूनिटी इन नॉर्थ इंडिया, क्योंकि भारत में जो नॉर्दर्न इंडिया था उसमें कोई भी पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी। तो यहाँ पर देखो ये दोनों ही सही है, असर्शन भी सही है और इसका रीजन भी सही है। तुर्किश जो थे वो भारत में अटैक करने में इसीलिए सक्सेसफुल हो पाए और उनके जो इन्वेजन्स थे वो भी इसीलिए सक्सेसफुल हुए क्योंकि नॉर्दर्न इंडिया में कोई भी पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी। कहने के लिए बहुत सारे किंग थे लेकिन यहाँ पर कोई भी उनमें यूनिटी नहीं थी, तो कोई भी आता था और उनको एक एक करके हरा दिया करता था। तो ये बिल्कुल सही रीजन दिया हुआ है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। There are many reasons for the success of Turkish invasion in India. However, the most prominent of them was the constant warfare among the Indian rulers. क्योंकि जो इंडियन रूलर्स थे उनमें आपस में लड़ाई झगड़े रहते थे कि कोई दूसरा आगे तो उस चीज़ का फायदा उठाता था। इंडिया एट दैट टाइम वॉज डिवाइडेड इंटू स्मॉल किंगडम्स एंड देयर वर मेनी स्मॉल किंगडम इन द नॉर्थ एंड द वेस्टर्न इंडिया। पाकिस्तान में भी उस टाइम पे यही हाल था, जो पाकिस्तान में जो उस टाइम पे किंगडम्स थे उनका भी यही हाल था। तो इसलिए जो तुर्क्स थे वो बहुत ही ईजिली अपना काम यहाँ पर इजीली कर जाया करते थे। अ स्ट्रॉन्ग किंगडम इन द नॉर्थ वॉज दैट हैव डिटर्ड टर्क्स। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर इन इंडिया वॉज, तो जो फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर भारत में आया था वो कौन था, बार बार पढ़ रहे हैं, तो मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम। जो फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर था जो भारत में आया था, मोहम्मद बिन कासिम। जब बिगनिंग थी 8th सेंचुरी की, तो अंडर द लीडरशिप ऑफ बिन कासिम अ पार्ट ऑफ इंडिया वॉज अनसक्सेसफुली अटैक्ड, है ना। तो शुरू में अनसक्सेसफुल रहा। उसके बाद द एम्पायर ऑफ अरब्स कुडंट स्प्रेड टुवर्ड द ईस्ट ऑफ द सिंध एंड द मुल्तान, इट ग्रेजुअली डिक्लाइन। इन द वर्ड्स डॉक्टर स्टैनली लेनपोल, although Arabs conquered Sindh, but it remained only an episode in history of India and Islam. This was an incomplete victory, क्योंकि सिंध से आगे वो बढ़ ही नहीं पाए। हालांकि उस टाइम पे जो सिंध था वो भी भारत का ही पार्ट था, लेकिन सिंध से आगे वो नहीं बढ़ पाए, तो मतलब आगे नहीं बढ़ पाए वो, इसलिए उसको कहा गया इनकम्प्लीट विक्ट्री। देयर इनकम्प्लीट टास्क वॉज डन बाय द टर्क्स, और इसका जो ये अधूरा काम था ये पूरा करा टर्क्स ने, क्योंकि वो भारत के अंदर तक आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर ऑफ इंडिया वर, तो पहला मुस्लिम इन्वेडर कौन था भारत में जो आया था, वो था अरब्स। कौन थे, अरब्स। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, लेकिन इसको पूरी तरह जो सक्सेसफुली कौन कर पाएंगे वो टक्स करेंगे, वो भारत के बिल्कुल अंदर तक घुसेंगे। The very first Muslim invasion in India took place in Sindh in the year 1712 AD by the Arabs under the leadership of मोहम्मद बिन कासिम। ध्यान रखना, अगर कोई अरब्स पूछता है तो मोहम्मद बिन कासिम था जो 712 में सिंध तक आया था, इंडिया के अंदर तक नहीं आ पाया था। और अब ये मत सोचना कि जो सिंध है वो तो पाकिस्तान का पार्ट है तो इंडिया में तो आया नहीं, क्योंकि उस समय जो सिंध था वो भी भारत का ही पार्ट हुआ करता था। ही डिस्प्लेस राजा दाहिर हु रूल्ड सिंध फ्रॉम हिज कैपिटल अरोर। उस टाइम पे इसने आके क्या करा, राजा जो दाहिर था उसको मार दिया, उसको हरा दिया और उसके जो क्या नाम है उसको डिस्प्लेस कर दिया सिंध से और उसकी कैपिटल से। कैपिटल क्या थी, अरोर, जो नियर मॉडर्न आपकी कराची में है। अरब्स इवन अनसक्सेसफुली ट्राई टू मालवा, यहाँ पर इन्होंने मालवा पर भी अटैक करने की कोशिश करी लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा। आफ्टर दिस इन्वेजन विच वॉज लिमिटेड टू सिंध, इसीलिए ये सिंध तक ही लिमिटेड रह गए। और फॉर 300 ईयर्स किंग्स लाइक राजा भोज एंड अदर गुर्जरा किंग थॉटेड फर्दर मुस्लिम अटैक्स। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। मोहम्मद बिन कासिम वॉज तो मोहम्मद बिन कासिम क्या था, बार बार पढ़ रहे हैं भाई, वो क्या था, वो एक अरब था। तो मोहम्मद बिन कासिम वॉज एन अरब रूलर बॉर्न अराउंड 695 AD। ही वॉज द नेफ्यू एंड सन इन लॉ ऑफ इराक किंग अल हजाज। तो ये सन इन लॉ था, दामाद था किसका, जो इराक का किंग था, किंग अल हजाज। तो अल हजाज का ये दामाद था या आप बोल सकते हो उसका नेफ्यू था। एट द एज ऑफ 17 ही वॉज सेड बाय खलीफाई वालिद टू लेड एन आर्मी टू सिंध। और फिर जब 17 साल की उम्र में जो खलीफाई वालिद थे उन्होंने एक आर्मी के साथ इसको सिंध भेजा वहाँ पर अटैक करने के लिए। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ गजनविद डायनेस्टी। तो गजनविद डायनेस्टी के फाउंडर कौन था, तो वो था अल्पतगीन। ऑप्शन नंबर ए अल्पतगीन, गजनवी है ना, जो गजनवी डायनेस्टी थी उसका फाउंडर अल्पतगीन। टुवर्ड द एंड ऑफ द 19th century, ट्रांसऑक्सेनिया, खुरासन एंड अ पार्ट ऑफ ईरान वर बीइंग रूल्ड बाय द समादिद हु वर इरानियन बाय डिसेंट। ठीक है ना, डिसेंट। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जब 9th century का एंड वाला टाइम चल रहा था तो उस टाइम पे जो ट्रांसऑक्सेनिया था, खुरासन था और कुछ और पार्ट था ईरान का, जहाँ पर जो समानिद डायनेस्टी है वो रूल कर रही थी। अमंग द समानिद गवर्नर दे वर अ तुर्किश स्लेव, और इन्हीं के बीच में एक तुर्किश स्लेव था। जो समानिद गवर्नर था एक, वो तुर्किश स्लेव था, और वही कौन था, वो अल्पतगीन था। हु इन कोर्स ऑफ टाइम इस्टेब्लिश इंडिपेंडेंट किंगडम विद द कैपिटल एट गजनी, और उसी ने आगे चल के फिर एक इंडिपेंडेंट किंगडम को इस्टेब्लिश किया और उसकी कैपिटल बनाई गजनी। और यहीं पर ही जो गजनवी डायनेस्टी है उसकी यहाँ पे फाउंडेशन रखी गई, मतलब विच सून टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ समानिद कंट्रोल। और धीरे धीरे इसने फिर जो समानिद किंगडम है उसको पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया और किसमें बदल दिया, गजनवी डायनेस्टी में।
विच ऑफ द फॉलोइंग चंदेल्स किंग वॉज नॉट डिफीटेड बाय मोहम्मद गजनवी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा चंदेल किंग था जिसे जो मोहम्मद गजनवी है वो नहीं हरा पाया था। तो वो था विद्याधर। कौन था? विद्याधर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। विद्याधर एक चंदेल किंग था जिसे मोहम्मद गजनवी नहीं हरा पाया था। ठीक है। तो चंदेल डायनेस्टी इज फेमस इन इंडियन हिस्ट्री। देखिए चंदेल डायनेस्टी का सबको पता है, बहुत ही फेमस डायनेस्टी रही है इंडियन हिस्ट्री की। और इसी में किंग थे विद्याधर हु रिपल्स द अटैक ऑफ मोहम्मद गजनी इन 119 टू 20 AD। और इन्होंने बहुत ही अच्छे से जो मोहम्मद गजनवी है उसकी जो आर्मी थी उसको कड़ी टक्कर दी। फ्रॉम द 9th सेंचुरी टू द 13th सेंचुरी द चंदेल्स रूलर ओवर सेंट्रल इंडिया देयर वाज द फर्स्ट कैपिटल और खजुराहो। इनकी जो पहली कैपिटल थी चंदेल्स की वो थी खजुराहो, जिसे बाद में शिफ्ट करके इन्होंने महोबा कर दिया। यहाँ पे असर्शन और रीज़न दे रखा है, मोहम्मद गजनवी इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम। ठीक है, तो ये तो बात सही है, जो मोहम्मद गजनी है मोहम्मद गजनी इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स, ये करेक्ट है आपका। ही वांटेड टू स्टैब्लिश परमानेंट मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया। तो बताना है क्या इसका असर्शन और जो रीज़न है वो दोनों करेक्ट है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो स्टेटमेंट ए है वो सही है लेकिन आर है वो गलत है। जो टर्किश कॉन्क्वायर थे, तुर्किश कॉन्क्वायर महमूद ऑफ गजनी सक्सीड हिज फादर इन 1998 AD। देखिए जो ये महमूद गजनी के बारे में बताया गया है कि 17 बार इन्होंने अटैक करा, तो इन्हीं के बारे में बताया गया कि तुर्किश कॉन्क्वायर थे ये, और ये इनके फादर को उन्होंने सक्सीड किया था 1998 AD में, और इस्टेब्लिश की थी एक बहुत ही बड़ी एम्पायर सेंट्रल एशिया में, जिसकी कैपिटल थी गजनी, जो आपके साउथ काबुल में आपको अफगानिस्तान में देखने के लिए मिलेगी। भारत में भले ही इन्होंने 17 टाइम्स अटैक करा है 1999 से 127 के बीच में, लेकिन इनका जो मेन एम था वो यही था, यहाँ पर प्लंडर करना, यहाँ की जो वेल्थ है उसको अपने साथ ले जाना। His aim was not to establish any permanent Muslim rule। इनका कोई ऐसा यहाँ पर वो नहीं चाहते थे किसी भी तरह से कि कोई परमानेंट रूल करे वो मुस्लिम्स का। यहाँ पर उनका सिर्फ काम इतना था कि यहाँ से मुझे क्या करना है, लूट पाट करके ले जानी है और कुछ नहीं, बस। ठीक है, जो आगे यहाँ पर बसने वाला काम करेगा ना वो करेगा मोहम्मद गौरी, वॉज द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ महमूद ऑफ गजनी। तो यहाँ पर इनके कोर्ट हिस्टोरियन कौन थे महमूद ऑफ गजनी के? तो वो थे उतबी। कौन थे? उतबी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। महमूद ऑफ गजनी के जो कोर्ट हिस्टोरियन थे वो थे उतबी। महमूद ऑफ गजनी जस्ट अ प्लंडर्ड हु माउंटेड एटलीस्ट 17 रेड्स इन इंडिया। 17 बार अटैक करा उन्होंने भारत में। जो इनकी किंगडम थी अफगानिस्तान में, ही हैड शोन लव फॉर आर्ट एंड कल्चर। ही पेट्रोनाइज 3 पर्सन, जिसमें कि इनके 3 बड़े इंपॉर्टेंट जो लोग हैं उनके बारे में बता रखा है, क्योंकि इन्हें आर्ट और कल्चर से बड़ा प्यार था। तो पहले है फिरदौसी, जो एक पर्शियन पोइट थे, और फिरदौसी को ही क्या कहा जाता है? होमर्स ऑफ द ईस्ट। ध्यान रखना, फिरदौसी ने एक तो शाहनामा लिखा था, पर्शियन पोइट थे, किसके कोर्ट में थे? तो महमूद ऑफ गजनी के कोर्ट में थे, और इनको क्या कहा जाता था? होमर ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। वही बात करते हैं अलबरूनी की। अलबरूनी थे वो एक ब्रिलियंट स्कॉलर थे, सेंट्रल एशिया से थे, और इन्होंने क्या लिखा था? तहकीक हिंद लिखा था। थर्ड है उतबी। उतबी भी एक कोर्ट हिस्टोरियन थे, और इन्होंने क्या लिखा था? किताब उद यामिनी और तारीख यामिनी। ठीक है, तो जो यामिनी है वो उतबी ने, और उतबी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे महमूद ऑफ गजनी के लिए, और दूसरे फिरदौसी और अलबरूनी। फिरदौसी को होमर ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता था, जिन्होंने शाहनामा लिखा था। 15th है यहाँ पर फरिश्ता, द ऑथर ऑफ शाहनामा वॉज एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ। तो यहाँ पर देखिए कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। दिस गिवन क्वेश्चन इज इनकरेक्ट बिकॉज द राइटर ऑफ द शाहनामा इज फिरदौसी, क्योंकि जो शाहनामा, हम देखो यहाँ ऊपर दे रखा फरिश्ता द ऑथर ऑफ शाहनामा, जबकि शाहनामा में हमने ऊपर पढ़ा है शाहनामा के जो ऑथर थे वो कौन थे? वो फिरदौसी थे। फिरदौसी स्कॉलर थे इन द कोर्ट ऑफ महमूद ऑफ गजनी, एंड ही वॉज ऑल्सो नोन एज पॉपुलर एज होमर ऑफ द ईस्ट। सो ऑप्शन बी शुड नॉट बी करेक्ट आंसर। फरिश्ता ने क्या लिखी थी? फरिश्ता ने लिखी थी तारीख फरिश्ता, और हिज फुल नेम वॉज महमूद कासिम फरिश्ता, एंड फॉर सम टाइम ही लिव्ड इन मुर्तज़ा निज़ाम शाह कोर्ट इन अहमदनगर। तो इनके कोर्ट में रहे थे कुछ टाइम तक ये, उसके बाद ये बीजापुर चले गए, और इनकी जो बुक है वो है तारीख फरिश्ता, हु डिवोटेड टू द एम्परर ऑफ बीजापुर। और बीजापुर के जो रूलर थे इब्राहिम आदिल, उन्हीं के बारे में इन्होंने ये बुक लिखी थी तारीख फरिश्ता। ठीक है। Who was the author of शाहनामा? फिर से वही है, तो शाहनामा के ऑथर कौन है? तो फिरदौसी है। द फेमस हिस्टोरियन हु विजिटेड इंडिया विद द महमूद ऑफ गजनी वॉज। तो बहुत ही फेमस हिस्टोरियन जो भारत आए थे महमूद ऑफ गजनी के साथ, तो वो कौन थे? अलबरूनी। कौन थे? अलबरूनी। अलबरूनी ने क्या लिखी थी? तहकीक हिंद लिखी थी, रियलिटी ऑफ हिंदुस्तान। ओके, तो 11वीं सेंचुरी की बात है। ये अलबरूनी, जिन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन हिस्टोरिकल राइटिंग, अकॉम्पनीड महमूद ऑफ गजनी टू इंडिया एंड स्टेड हेयर फॉर मेनी ईयर्स। काफ़ी साल तक यहाँ रही हैं वो। अलबरूनी ने यहाँ पर तो जो पतंजलि का योग सूत्र है उसको भी अरेबिक में यहाँ पर ट्रांसलेट किया है। तहकीक हिंद लिखा है, जो रियलिटी ऑफ हिंदुस्तान कहा जा सकता है जिसे, वॉज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इन विच ही गेव अ सोशो कल्चर डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया।
क्वेश्चन नंबर 18, अल बरूनी केम टू इंडिया एंड, तो अल बरूनी किसके साथ भारत आए थे? तो वो किसके साथ आए थे? महमूद ऑफ गजनी के साथ आए थे। कौन से ईयर में आए थे? तो वो आए थे 11th सेंचुरी एडी में आए थे। कब आए थे? 11th सेंचुरी एडी में आए थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। विच स्कॉलर केम टू इंडिया विद महमूद गजनी, कौन से स्कॉलर थे जो भारत आए थे महमूद गजनी के साथ? तो वो कौन थे? तो वो थे अल बरूनी, जिन्होंने क्या लिखा था? तहकीक हिंद लिखा था। ठीक है, और इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन हिस्टोरिकल राइटिंग भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अल बरूनी इज नॉट करेक्ट, तो क्या कहा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो अल बरूनी के बारे में सही नहीं कही गई है यहाँ पर? तो पहला है ही वॉज अ सेक्युलर ऑथर, तो यही गलत हो जाता है क्योंकि वो सेक्युलर ऑथर नहीं थे। हिज राइटिंग वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडिया, ये सही है। ही वॉज अ संस्कृत स्कॉलर, तो ये भी सही है। ही वॉज एन एक्सपर्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो ये भी सही है। पहला सही नहीं है क्योंकि वो सेक्युलर ऑथर कहीं से भी नहीं थे। अल बरूनी वॉज बॉर्न इन 973 AD इन द टेरिटरी ऑफ ख्वारिज्म, ठीक है, तो ख्वारिज्म में उनका जन्म हुआ था, जिसे खीवा भी बोलते हैं सेंट्रल एशिया में। ही वॉज नॉट अ सेक्युलर राइटर बिकॉज अल बरूनी नेवर गेव एनी सिंपैथेटिक रेफरेंस टू द कंटेम्प्रेरी इवेंट ऑफ सोमनाथ टेम्पल रेड बाय द महमूद ऑफ गजनी। देखो महमूद ऑफ गजनी ने कितना बुरा काम किया था सोमनाथ टेम्पल को लूट के, लेकिन उसके बारे में अल बरूनी ने कभी भी कुछ ऐसा नहीं लिखा जिससे कि हमें लगे कि वो सेक्युलर सोच रखते थे। क्वेश्चन नंबर 21, द फर्स्ट मुस्लिम हु स्टडीड कुरान वॉज, तो पहले मुस्लिम जिन्होंने जो कुरान की स्टडी करी थी तो वो कौन थे? तो वो थे अल बरूनी। ठीक है, ये पहले मुस्लिम थे जिन्होंने जो कुरान है उनको भी पढ़ा था। ओके, Al Biruni was the first Muslim who studied Quran, and he was not only a historian but he also take a keen interest in the wide level of subjects, astronomy, geography, medicine, mathematics, reasoning, religion, theology, ये सभी चीज़ें बड़े माहिर इंसान थे। Due to his interest, he was attracted toward gaining knowledge of the religious culture of then India. He studied Sanskrit and used many references in his creation, mainly from the works of Brahmagupta, Balbhadra, Varahamira. तो मतलब जिसमें भी मतलब यहाँ पर जो बहुत ही अच्छी बुक्स थी इंडिया में, इन्होंने ज़्यादातर सभी को पढ़ा, कुछ को ट्रांसलेट भी किया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। Who among the following issued silver coins with Sanskrit legend on one side? किसने इनमें से सिल्वर कॉइन को इशू किया जिसके एक साइड पर संस्कृत भी लिखा, मतलब संस्कृत में लिखा हुआ था? तो वो कौन थे? वो भी महमूद ऑफ गजनी थे। इन्होंने ऐसे कॉइन यहाँ पर इशू कराए सिल्वर के जो संस्कृत में भी लिखा हुआ था। द कॉइन इंट्रोड्यूस्ड बाय द महमूद गजनी स्ट्रक इन इंडिया विद अरेबिक एंड संस्कृत इंस्क्रिप्शन ऑन बोथ साइड, एक तरफ संस्कृत में लिखा हुआ है और दूसरी साइड अरबिक में लिखा हुआ है। अ दिरहम स्ट्रक एट लाहौर कैरिड आ शारदा स्क्रिप्ट, यहाँ तक कि हमें कुछ कॉइन्स ऐसे मिलते हैं लाहौर से जिन पे शारदा स्क्रिप्ट भी लिखा हुआ है, एंड रेंडरिंग इन कॉलिकल संस्कृत ऑफ इस्लामिक कलमा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर फ्रॉम सेंट्रल एशिया कॉन्क्वायर्ड नॉर्थ इंडिया इन 1192? कौन सा रूलर था जो सेंट्रल एशिया से आया था जिसने नॉर्थन इंडिया को 1192 में क्या कर लिया था? कॉन्क्वायर कर लिया था। तो वो कौन था? अब यहाँ पर टाइम आ गया है गौरी का, शिहाबुद्दीन महमूद गौरी। ठीक है, तो शिहाबुद्दीन महमूद गौरी जो रूलर था सेंट्रल एशिया का, इसने नॉर्थ इंडिया को कॉन्क्वायर कर लिया था 1192 AD में। फर्स्ट अटैक कब किया था मोहम्मद गौरी ने? वो किया था 1175 AD में, और कहाँ पर किया था? मुल्तान में किया था। ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी ने पहला अटैक मुल्तान में कौन से ईयर में किया था? तो वो किया था 1175 में किया था मुल्तान पर। ठीक है, फिर उच्च में किया था, गुजरात में किया था 1178 में। और अब यह सबसे इंपॉर्टेंट बैटल जो आती है, बैटल ऑफ तराइन, ये हुई थी 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। लेकिन उसके अगले ही साल फिर से बैटल होती है जिसे हम बोलते हैं सेकंड बैटल ऑफ तराइन, जो हुई थी 1192 में। और इसमें क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। किससे? गौरी से हार गए थे। और इसी तरह से जो सेंट्रल मुस्लिम पॉलिटिकल सिस्टम है वो भारत में इस्टेब्लिश हो जाता है, जो बहुत सालों तक आगे चलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 24, हु डिफीटेड मोहम्मद गौरी फॉर द फर्स्ट टाइम? अब पहली बार, ठीक है, मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? अभी अभी ऊपर पढ़कर आए हैं। मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? तो वो हराया था पृथ्वीराज चौहान ने। किसने हराया था? नहीं, सॉरी, ये हराया था भीम सेकंड ने। किसने हराया था? भीम सेकंड ने। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान से पहले भीम सेकंड ने हराया था। जो फर्स्ट बैटल हुई थी किसी भी हिंदू रूलर के साथ मोहम्मद गौरी की, तो वो हुई थी किसके साथ? राजा भीमदेव सेकंड के साथ, जो गुजरात के रूलर थे, और ये बिलोंग करते थे सोलंकी डायनेस्टी से। किससे बिलोंग करते थे? सोलंकी डायनेस्टी से। जो राजा भीमदेव सेकंड थे, काफ़ी अच्छे रूलर थे ये। ठीक है, और इन्होंने ही जो मोहम्मद गौरी है उसको यहाँ हरा दिया था। She inflicted a major defeat on मोहम्मद गौरी and hence गौरी never tried to attack India from गुजरात side. उसके बाद फिर गौरी ने कभी कोशिश नहीं करी कि भारत में घुसा जाए, कि भारत के अंदर आ जाए, वो भी गुजरात वाले रास्ते से। क्वेश्चन नंबर 25, इन विच बैटल मोहम्मद गौरी डिफीटेड जयचंद्र?
तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी बैटल में मोहम्मद गौरी ने जो जयचंद है उसको हराया था। तो वो बैटल थी बैटल ऑफ चंदावर, ठीक है, 1194 AD में जो मोहम्मद गौरी था उसने जयचंद को हरा दिया था, ठीक है। और ये जो जयचंद था ये कहाँ का किंग था, तो ये किंग था कन्नौज का, गढ़वाल डायनेस्टी से बिलोंग करता था। 1194 में ये बैटल हुई थी, इस बैटल में मोहम्मद गौरी ने इसको हरा दिया था, ठीक है। आपका जो चंदावर है वो आपका मॉडर्न फिरोजाबाद है, जो आपका यमुना रिवर है पर है, जो आपके आगरा के काफ़ी करीब पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 26। अभी तक मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई यहाँ तक भी पहुँचा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, पता तो चलना चाहिए ना आपको कितना समझ आ रहा है कितना समझ नहीं आ रहा है, या कोई यहाँ तक पहुँच भी रहा है नहीं पहुँच रहा है। फिर मैं 26 जो क्वेश्चन है बस उतनी ही वीडियो बनाऊंगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंग, ये हो गया शायद, अच्छा सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 26। विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंग्स वॉज डिफीटेड बाय द मोहम्मद गौरी इन द बैटल ऑफ चंदावर, तो फिर से वही है, तो जयचंद को हराया था। क्वेश्चन नंबर 27। whom had मोहम्मद गौरी डिफीटेड इन 1194 इन द बैटल ऑफ चंदावर, फिर से वही जयचंद। देखिए जयचंद्र की जगह मतलब जयचंद्र भी आ सकता है और जयचंद भी आ सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 28। बैटल डेट लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम डोमिनेशन इन इंडिया वॉज, कौन सी बैटल थी जिसने ये मुस्लिम डोमिनेशन को भारत में यहाँ पर मतलब मुस्लिम डोमिनेशन को बिल्कुल सुप्रीम बना दिया था, तो वो थी सेकंड बैटल ऑफ तराइन, क्योंकि फर्स्ट बैटल तो पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, सेकंड बैटल में वो हार गए थे, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन वॉज फाउट बिटवीन मोहम्मद गौरी एंड राजपूत आर्मी और पृथ्वीराज चौहान, इनके बीच में हुई थी ये बैटल, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। बैटल कब हुई, 1192 में हुई। कहाँ पर हुई, तराइन में हुई। इसमें जो पृथ्वीराज चौहान थे वो हार गए थे मोहम्मद गौरी से, और इस बैटल के बाद जो मुस्लिम पावर है उसने स्ट्रांगली नॉर्दर्न इंडिया में अपने कदम जमा लिए थे, ठीक है। और ये टर्निंग पॉइंट था इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि अगर यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जीत जाते तो शायद जो मुस्लिम है वो भारत में कभी रह पाते। फिर मतलब बहुत बड़ा यहाँ पर आप टर्निंग पॉइंट तो बोल ही सकते हो, क्योंकि इसी के बाद पूरा दिल्ली सल्तनत, जिसमें हम कुतुबुद्दीन ऐबक को देखेंगे, इल्तुतमिश को देखेंगे, एक बहुत बड़ा चेंज हमें इंडियन हिस्ट्री में यहाँ से देखने के लिए मिलता है। अरेंज द फॉलोइंग नेम्स क्रोनोलॉजिकली एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो, तो यहाँ बताना है पहले कौन आया उसके बाद कौन आया, तो क्रोनोलॉजिकली इनको आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर आया था वो थे महमूद गजनबी, कौन था, महमूद गजनबी, ठीक है ये। उसके बाद फिर कौन आएगा, उसके बाद आएगा फिर मोहम्मद, यहाँ पर उसके बाद आएगा मोहम्मद गौरी, ठीक है ना, महमूद गजनवी की बात आया ना, मोहम्मद गौरी जैसे हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद आएगा फिर चंगेज़ खान, ठीक है, और फिर लास्ट में आएगा तैमूर। अभी जैसे आप पूरा पढ़ते चलोगे ना, पूरी जब आप हिस्ट्री को पढ़ोगे तो आपको ना ये चीज़ें खुद ही याद हो जाएंगी कि इसके टाइम पर कौन आया। During 999 to 1027 AD, महमूद गजनवी अटैक इंडिया फॉर 17 टाइम्स, तो हमने पढ़ लिया 17 टाइम्स अटैक किया था महमूद गजनवी ने, लेकिन वो भारत में नहीं रुका। महमूद गौरी ने पहला अटैक अपना करा 1175 में मुल्तान में, उसके बाद और भी अटैक करे इसने, और अटैक करते करते फिर 1205 में, मतलब इसने अपने पूरे लास्ट तक जो अटैक करे वो कौन से थे, 1205 तक पूरे अटैक करे, ठीक है, 1175 से स्टार्ट किया। द फियर ऑफ चंगेज़ खान अटैक हॉन्टेड द डेथ ऑफ ख्वारिज़म शाह इन 1221। अब बीच में हुआ क्या, चंगेज़ खान का यहाँ पर बड़ा डर था, किसको, जो ख्वारिज़म शाह थे जो, इनको बड़ा डर था। वैन हिज सन इज सक्सेसर टू द थ्रोन तैमूर अटैक्ड इंडिया इन 1398, ठीक है। अभी बाद में तैमूर आएंगे, तैमूर भी अटैक करेंगे भारत में। क्वेश्चन नंबर 30। कॉइन ऑफ विच मुस्लिम रूलर बेयर एन इमेज ऑफ देवी लक्ष्मी, कौन से मुस्लिम रूलर थे जिन्होंने अपने कॉइन पे देवी लक्ष्मी की जो इमेज है उसको बनवाया था, तो वो मोहम्मद गौरी था। कौन था, मोहम्मद गौरी। देखो ये ध्यान रखना, हमें लगता है मुस्लिम है तो लक्ष्मी की इमेज तो कोई हिंदू रूलर ही करवा सकता है, लेकिन नहीं, कॉइन ऐसा था, ये मोहम्मद गौरी ने जो इशू करवाया था, इस पर गॉडेस लक्ष्मी की यहाँ पर इन्होंने जो इमेज थी वो लगवाई थी। वाइल ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द कॉइन कलमा वॉज इंस्क्राइब्ड, और दूसरे साइड अरबिक में कलमा लिखवाया था। मोहम्मद गौरी ग्रांटेड फर्स्ट एकता इन इंडिया टू, तो मोहम्मद गौरी ने जो पहला एकता था भारत में वो किसको ग्रांट किया था, तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका बहुत ही मतलब खास ये स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक, तो भारत इन्होंने पूरा का पूरा किसको सौंप दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया। सून आफ्टर द विक्ट्रीज ऑफ गौरी एकता सिस्टम वॉज स्टैब्लिश, जैसे ही गौरी ने यहाँ पर जीत पा ली तो एकता सिस्टम यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया नॉर्थ इंडिया में। 1192 में मोहम्मद शाह ऑफ गौरी, मोहम्मद गौरी ने क्या करा, कुतुबुद्दीन ऐबक को अपॉइंट कर लिया एज अ चार्ज ऑफ हिज इंडियन टेरिटरी, कि भाई आज से मेरी जितनी भी इंडियन टेरिटरीज है उसे कौन संभालेगा, उसे कुतुबुद्दीन ऐबक संभालेगा। और यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सेकंड बैटल ऑफ तराइन में, जिसे मोहम्मद गौरी ने जीता था, तो इनके काम से खुश होकर
इसने इंडियन जो टेरिटरीज है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दी. प्लीज्ड विद हिज वर्क, गौरी अपॉइंटेड हिम द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ खुरम एंड समाना. ही हैड टेकन केयर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया टेरिटरीज conquered by them as representative of Gori till 1206. And during this period, Aibak also expanded Turkish power in North India. और इस तरह से जो ऐबक है उसने इंडिया में जो तुर्किश पावर है उसको पूरा एक्सपेंड किया. क्वेश्चन नंबर 32. विच स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी कॉन्क्वायर्ड बंगाल एंड बिहार. अब कौन सा स्लेव था मोहम्मद गौरी का जिसने बंगाल और बिहार को कॉन्क्वायर किया था? वो था बख्तियार खिलजी. कौन था? बख्तियार खिलजी. ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बख्तियार खिलजी. इसीलिए पूरी की पूरी जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था. मोहम्मद गौरी एंड ऐबक डिड एवर थिंक ऑफ कॉन्क्वायरिंग बिहार एंड बंगाल. तो इन मोहम्मद गौरी और ऐबक ने कभी नहीं सोचा था वहाँ तक कि हम बिहार और बंगाल को भी कॉन्क्वायर करेंगे. दिस टास्क वॉज अकॉम्प्लिश्ड बाय देयर ऑर्डिनरी स्लेव इख्तियार उद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी. लेकिन इस टास्क को मोहम्मद गौरी के एक और स्लेव ने पूरा किया जिसका नाम था बख्तियार खिलजी. बिटवीन 1193 to 1202 AD ही कॉन्क्वायर्ड बिहार एंड डिस्ट्रॉयड विक्रमशिला नालंदा एंड कैप्चर्ड द कैपिटल उदंतपुर. ठीक है, तो नालंदा को डिस्ट्रॉय कर दिया और अपनी कैपिटल थी उदंतपुर उसको भी क्या कर लिया? कैप्चर कर लिया. इसने बंगाल पर अटैक करा 1198 से 1203 के बीच में, जब यहाँ पर रूल कर रहे थे लक्ष्मण सेन की डायनेस्टी रूल कर रही थी. इनके साथ बैटल वगैरह करी. तुर्किश आर्मी एंटर्ड द कैपिटल नादिया एंड रीसॉर्टेड टू मासिव लूट. और एक बहुत बड़ी लूट की गई. इन द एब्सेंस ऑफ द किंग द सिटी सरेंडर्ड एंड लक्ष्मण सेन हैड टेकन रिफ्यूज इन अ साउथ बंगाल. जो लक्ष्मण सेन थे वो कहाँ चले गए? वो साउथ बंगाल में चले गए और कुछ टाइम के लिए वहाँ पर रूल करा. बख्तियार खिलजी डिड नॉट ट्राई टू कॉन्क्वायर द होल ऑफ द बंगाल. बख्तियार खिलजी मेड हिज कैपिटल इन लखनौती. और उसके बाद बख्तियार खिलजी ने क्या करा? पूरे बंगाल को भी कॉन्क्वायर कर लिया और जो अपनी कैपिटल थी वो किसको बनाया था? लखनौती को अपनी कैपिटल बनाया. तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ये टॉपिक था मुस्लिम इन्वेजन वाला ये पूरा कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट होगा टॉपिक वो होगा दिल्ली सल्तनत. मतलब अब मोहम्मद गौरी के बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक को वो छोड़ के गया तो कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी जो स्लेव डायनेस्टी है उसकी शुरुआत करेंगे. तो यहाँ से हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वरना तो वीडियो तो लाइक आप कर ही सकते हैं और अगर हो सकता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें. तो आज के लिए इतना ही. अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में दिल्ली सल्तनत स्लेव डायनेस्टी के साथ. थैंक यू.